अकेडमी। आज की वीडियो में हम जानेंगे बैंकों का पुनः पूंजीकरण रिकैपिटलाइजेशन क्यों होता है। देखो, हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्हें पीएसबी के तौर पर हम जानते हैं वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में चलते हैं, जिसमें 50% से ज्यादा जो शेयर है वो गवर्नमेंट का होता है। इसका मतलब इन बैंकों को फेल होने से बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। तो सरकार समय समय पर इन बैंकों को रिकैपिटलाइज करती है, दोबारा से इनको पैसा देती है ताकि ये बैंक अपनी कार्यप्रणाली को बिना किसी बाधा के करते रहें। कुछ साल पहले तक जिन भारत के बैंकों की खस्ता हालात न्यूज़पेपर्स की सुर्खियां बनी हुई थीं, उन बैंकों ने अपने आप को इस संकट से कैसे निकाला, आइए विस्तार से समझते हैं। इसको सुधारने के लिए सरकार ने कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, जिसमें से पहला कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों में विलय करना था। इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कई बैंकों का विलय कर दिया, जिसके बाद 2017 में 20 बैंकों के मुकाबले 12 ही रह गए। इसके बाद दूसरे स्टेप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नया पैसा डालना था, जिसे रिकैपिटलाइजेशन कहा गया। इसके तहत सिस्टम में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक डाले गए, जिसमें मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड से आया। तीसरा स्टेप डिफॉल्टर से रिकवरी के लिए एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क बनाना था, जिसके बाद 9 सालों में भारतीय बैंक 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वसूली करने में कामयाब रहे, जिससे ग्रॉस एनपीए लगातार गिरा और मार्च 2023 तक 3.9% पर वापस आ गया। इंडिया लॉन्च करेगा खुद की क्रिप्टो करेंसीज। इसको अपन सीबीडीसी बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये पेपर करेंसी का डिजिटल फॉर्मेट है जो कि आरबीआई इशू करेगा। सिर्फ इंडिया ही नहीं, 110 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो कि सीबीडीसी बनाने वर्क कर रही है। और ये बिटकॉइन की तरह डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, इसको कंट्रोल करेगा सेंट्रल बैंक जो कि इंडिया में है आरबीआई। और ये फिजिकल करेंसी के मुकाबले कहीं ज्यादा इजीली ट्रैकेबल होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी, जिसे टैक्स की चोरी करना और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका एक और फायदा यह है कि इंडिया में आज भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट नहीं है, और आजकल स्मार्टफोन हर किसी के पास है। तो कोविड-19 सिचुएशन में गवर्नमेंट डायरेक्टली नीडी लोगों को मनी एयर ड्रॉप कर सकती है। इंडिया को मिनिमम 1 से 2 साल लगेंगे सीबीडीसी का पायलट टेस्ट करने में। दोस्तों, आरबीआई ने 1 दिसंबर को इंडिया की पहले डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को इन 4 सिटीज में एज ए टेस्टिंग शुरू कर दी है। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि इंडिया की इस डिजिटल करेंसी सीबीडीसी में आखिरकार नया क्या है। ऐसी करेंसीज तो मार्केट में बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करते आ रही है, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। तो चलिए समझते हैं आखिरकार सीबीडीसी में नया क्या है। बेसिकली बिटकॉइन पूरी तरह से एक प्राइवेट कंपनी है जो कि कोई लीगल टेंडर नहीं है, और वहीं सीबीडीसी पूरी तरह से सरकारी है, जिसमें इसका पूरा कंट्रोल आरबीआई के पास होगा। सीबीडीसी की सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई के पास तुरंत पहुंच जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप बिटकॉइन को परचेस और सेल करते हो तो इसका वॉल्यूम कैप और प्राइस घटते बढ़ते रहता है। मतलब बिटकॉइन बहुत ही अनस्टेबल है। पर सीबीडीसी में ऐसा कुछ नहीं है। कोई कितना भी सीबीडीसी रख ले, इसका प्राइस कभी घटने बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, जो नोटों में नॉर्मल इन्फ्लुएशंस होते हैं, उसी तरह सीबीडीसी में भी इन्फ्लुएशन हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीबीडीसी आने वाले समय में एज ए नॉर्मल करेंसी बन जाएगा इंडिया का।